नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम भाई बहनों को बुधवार को देश में मनाई जा रही ईद उल जुहा की दी बधाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी विधानसभा क्षेत्र में 234 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के बचत भवन में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान निर्मंड बस अड्डा, ITI सहित कई अन्य परियोजनाएं जनता को समर्पित की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्मंड के कोफरधार में 72वें वन महोत्सव का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के निर्मंड में लोगों की सुविधा के लिए उप मंडलाधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कुल्लू जिला के निर्मंड में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीथर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च विद्यालय दुरहा और कुशवा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने, प्राथमिक विद्यालय देवारी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने, शावर में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने, ब्रॉ से हनुमान घाट रामपुर बाजार तक फुट ब्रिज का निर्माण करने और पंजीरा पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहरी से नोर सड़क को मुख्य जिला सड़क के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए आनी और निर्मंड क्षेत्रों में अतिरिक्त बसों का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय निर्मंड के भवन के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुफराधार में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आनी में प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 234 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए। निर्मंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण हिमाचल में वनों का विशेष महत्व है। वह न केवल हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बल्कि राज्य की ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य के विभिन्न भागों में 14,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 1 करोड़ 40 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बालिकाओं के सशक्तिकरण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक बूटा बेटी के नाम कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय राष्ट्र को शुद्ध वायु प्रदान करता है और यह सभी का दायित्व है कि हम वनों का संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण में स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल और गैर सरकारी संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 20 और 21 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले अभियान के दौरान प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में 246 स्थानों पर लगभग 11 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वन विभाग नगर परिषदों और पंचायतों के वार्ड सदस्यों को अपने संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय की सहायता से पौधारोपण के लिए 51 पौधे प्रदान कर रहा है। जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो लक्ष्य है उसमें 2 दिन में 20 और 21 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश में जो प्लांटेशन का हमारा टारगेट है वो टारगेट 11 लाख का है उसमें। और उसमें मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से ये इन लोगों ने इस कैंपेन को प्लान किया है। और अब की बार इन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि रेड क्रॉस को भी एक टारगेट दे करके 1 लाख का टारगेट दे करके वो भी इसमें सहभागिता अपनी निभाएंगे। और दूसरी बात, एक और चीज़ को लेकर के जो हमने जो बातचीत की है और उसमें उसको लेकर के विभाग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब की बार हमारा स्टेटहुड का जो 50 साल पूरा हुए हैं, 51वें वर्ष चले हैं,
और जो जितने भी वार्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश में, पंचायतों के वार्ड्स हैं, हर एक पंचायत में 51 प्लांट्स का हर वार्ड में देने का हमने निर्णय किया है। वो जहां प्लांट। मुख्यमंत्री ने पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान भाजपा उम्मीदवार को 27,000 मतों से बढ़त प्रदान करने के लिए अन्य क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रबंधन में असाधारण रूप से सराहनीय कार्य किया और इस दिशा में उठाए गए कदमों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमकेयर, सहारा योजना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को हाल ही में खोया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंध होने के बावजूद हम दोनों में एक दूसरे के प्रति परस्पर आदर था। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की मृत्यु किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश के लिए एक क्षति है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान आनी विधानसभा क्षेत्र द्वारा हासिल की गई विकासात्मक उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तिका भी जारी की। एक IPS का सब डिवीजन आप लोग कह रहे हैं कि शिवाड़ में खुलना चाहिए, मुझे मालूम नहीं कि वहाँ पर कितने G सेक्शन है, लेकिन वो हमारे इलाके के साथ लगता है, थोड़ा कठिन इलाका है, तो इस बार का सब डिवीजन IPS का तो खोलेंगे, ये मैं आपसे और इसके साथ में जो आप लोगों ने यहाँ पर कहा कि SDM का दफ्तर चाहिए, हाँ मानते हैं, तो इस राज्य होने के नाते में कर रहा हूँ कि आपके यहाँ पर लगभग 58,000 की पॉपुलेशन और उसके बाद तहसील निर्मल और सब तहसील निथल को मिला करके इसमें फुटबॉल सर्कल 15 पड़ रहे हैं और आपको आने जाने के लिए लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर अलग अलग जगह से अलग अलग फासला पड़ता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके निर्मल में जहाँ लगभग 32 पंचायतें पड़ेंगी इस एरिया में और जहाँ इस मांग को मैं स्वीकार करता हूँ और आपको शिमला के बचत भवन में जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला कल्याण समिति के तहत वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवंटित 98,87,15,000 रुपए के बजट को अनुमोदित किया गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना, शिविरों का आयोजन कर जानकारी प्रदान करना और पंचायतों के बाहर योजनाओं संबंधी जानकारी युक्त बोर्डों को लगाने का कार्य किया जाना आवश्यक है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि वृद्धा पेंशन के तहत 70,80,83,000 रुपए, विधवा पेंशन में 16,65,60,000, दिव्यांग पेंशन में 8,12,09,000 और कुष्ठ रोग पेंशन के तहत 31,96,000 रुपए, अत्याचार निवारण अधिनियम में 20 लाख रुपए, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 2,01,00,000 रुपए, अनुवर्ती कार्यक्रम में 16,42,000 और राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम में 40,35,000, अंतर जातीय विवाह पुरस्कार योजना में 10 लाख और दिव्यांग विवाह में 9 लाख रुपए की राशि निर्धारित कर आवंटित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत आय मानदंड बढ़ाने के लिए विभाग सरकार को लिखे ताकि इस संबंध में निर्णय लिया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना, शिविरों का आयोजन कर जानकारी प्रदान करना और पंचायतों के बाहर योजनाओं संबंधी जानकारी युक्त बोर्डों को लगाने का कार्य किया जाना आवश्यक है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत विभाग तुरंत पर्याप्त बजट की मांग करे ताकि दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने गत वर्ष के बजट पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों को भी योजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि उनके माध्यम से भी लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में सुगमता हो सके। शिमला जिला कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्री बलबीर सिंह वर्मा जी और श्री राकेश सिंघा जी माननीय विधायक तथा श्रीमती सत्या कौंडल जी माननीय महापौर शिमला नगर निगम और श्री आदित्य नेगी जी जिलाधीश शिमला तथा विभिन्न नगर परिषदों नगर पंचायतों के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सभी
शिमला जिला के उपमंडलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण अधिकारी, CDPO इत्यादि जो है वो उपस्थित रहे हैं। 98 करोड़ रुपए का जो सालाना बजट है उसका पारण आज किया गया। उसका जो है वो अलग अलग निर्धारण स्कीम वाइज जो है वो किया गया है, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, एक नारी की पेंशन है। इसी प्रकार से दिव्यांग जनों को जो है वो छात्रवृत्ति भी है और पेंशन भी है। साथ ही साथ इसमें जो है वो बहुत सारी सिलाई मशीन और आर्टिजन्स जो हैं उनको औजार, उसके लिए बजट का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से जो विभिन्न मदे हैं, खास करके जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हाउस अलॉटमेंट्स हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपया जो है वो नए मकान बनाने के लिए अनुदान राशि दी जाती है। ये सभी स्कीम्स और शिमला ज़िला के लिए टोटल कितना इसका लक्ष्य है उसको जो है वो आज इस समिति द्वारा जो है वो पारित किया गया, जिसके कारण पूरे ज़िला में जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो समय पर मिल सके, इसलिए ये बैठक इस बार जो है बहुत जल्दी की है। पिछली बार की बैठक जो है वो साल के अंत में फरवरी माह में हुई थी, जो 2021 में ही था, लेकिन 31 मार्च को हमारा बजट जो है पास हो जाता है। उसके बाद ज़िला स्तर पर जो है वो बजट आता है, उसको पास करना और उसको निर्धारण करना जो है वो कई बार देर हो जाती है। लेकिन इस बार मैं जिलाधीश शिमला को और कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और कि उन्होंने जो है वो ये बैठक समय पर जो है वो तय की और इसमें आज सभी सदस्य उपस्थित रहे और इस बजट को पास किया है। हिमाचल प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव साल 2022 में आयोजित होने जा रहे हैं, तो वहीं इन दिनों मंडी लोकसभा के उपचुनाव की सुगबुगाहट भी होने लगी है। मिशन रिपीट के लिए भाजपा नेता बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने में जुट गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम और मुख्यमंत्री जयराम के काम पर भाजपा ने चुनावी वैतरणी को पार करने की योजना तैयार की है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम भी इन चुनावों में खूब भुनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने भी इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मोदी के नाम और जयराम के काम पर ही प्रदेश में भाजपा को रिपीट किया जाएगा। वहीं इस बात का भी खास ध्यान रखा जाएगा कि बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि चुनावों के दौरान बूथ कार्यकर्ता ही सबसे अधिक कार्य करते हैं। कुल्लू दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा नेताओं से भी अब चुनाव के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी है। वहीं सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इस बात की भी समीक्षा की जा रही है कि आखिर किस तरह से मंडी लोकसभा उपचुनाव व प्रदेश में भाजपा सरकार को एक बार फिर से रिपीट किया जा सके। कुल्लू भाजपा मंडल की बैठक में भी जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के बारे में जानकारी दी, तो वहीं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करने का भाजपा नेताओं से आग्रह किया। संजय टंडन का कहना है कि बूथ स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं को अक्सर चुनावी बेला में ही याद किया जाता है, लेकिन अब भाजपा में ऐसा नहीं होगा। प्रदेश पदाधिकारी से लेकर बूथ स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं की सलाह भी संगठन के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में अब सह प्रभारी संजय टंडन मंडी लोकसभा के 17 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कुल्लू पहुंचे प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में
3 चेहरे देश भर में इन दिनों खूब चमक रहे हैं, जिनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम शामिल है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को रिपीट करने के लिए जहां मोदी का नाम लिया जाएगा, तो वहीं मुख्यमंत्री का नाम भी जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नामों पर भी भाजपा एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। गौर है कि मंडी लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवारी जता रहे नेताओं ने भी संजय टंडन के समक्ष हाजिरी भरना शुरू कर दी है, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव में अभी कोई चेहरा तैयार नहीं किया है। ऐसे में आने वाले समय में किस पर दांव खेला जाएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। मंडी लोकसभा के उपचुनाव के लिए मैं जो 17 हमारी विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं, मैं वो 17 की 17 कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर खुद जा रहा हूं। उसके नाते मैं 5 विधानसभा क्षेत्र कर चुका हूं और आज ये छठी जो कुल्लू की विधानसभा में आज पूरा दिन यहां रहने वाला हूं। इस चरण के अंदर मैं 2 और विधानसभाएं करूंगा और इसके साथ बाकी विधानसभा भी अगले 15 दिन के अंदर करूंगा। इसमें हमने बेसिकली एक संपर्क अभियान शुरू किया है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र के सीनियर कार्यकर्ताओं से लेके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक हम पहुंच के उनसे बात करें, क्योंकि जब चुनाव होता है तो एंड में बूथ का ही जो इंचार्ज है, जो त्रिदेव है, वही वहां पे हैंडल करते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों तक पहुंचना, ये हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से संपर्क अभियान हमने शुरू किया और वो सब व्यक्ति, पूरी आशा ही नहीं, पूरी जो उन्माद के साथ वो सब व्यक्ति कार्यरत हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। मिशन रिपीट के अंदर हम जो मोदी जी के नाम पे और जयराम जी के काम पे हम मिशन रिपीट को लेकर अग्रसर होंगे और इसके साथ ही साथ जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी हिमाचल से आते हैं, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हिमाचल से आते हैं। और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर जी जो यहाँ से आज केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, और ये चारों व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय और उसके साथ साथ जो ये एक जो 4 लोगों के नाम के ऊपर आगे बढ़ते हुए हम मिशन रिपीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कार्यकर्ता जो हम लोग हैं, हम पूरा लोगों के साथ मिशन रिपीट की बात करते हुए हम एक एक मंडल स्तर के ऊपर हम कार्यकर्ता से मिलना ही नहीं, उनके साथ इसकी जानकारी लेना, कहीं कोई कमी पेशी है उसको कैसे ठीक करना। तो लगभग अभी 1.25 साल चुनाव में रहता है, लेकिन हमने अपना कार्य शुरू कर दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पूरे डंके की चोट के ऊपर मिशन रिपीट में कामयाब होंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने पेगासस फोन हैकिंग मामले पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से देश के चुनिंदा मीडिया कर्मियों, नेताओं, न्यायाधीशों की जासूसी करने के मामले में मोदी सरकार बेनकाब हुई है, उससे यह बात साफ जाहिर होती है कि मोदी सरकार षड्यंत्रकारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद में भी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रही है। नवंबर 2019 में सरकार ने संसद में माना था कि 121 लोगों की पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से जासूसी की जा रही है, लेकिन वर्तमान में सरकार इससे मुकर रही है। यह देश को गुमराह करने वाला कृत्य है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 7 सालों में भाजपा ने नोटबंदी के माध्यम से भ्रष्टाचार किया है, ईवीएम मशीनों की हैकिंग करके लोकतंत्र की हत्या की है, अपने विरोधियों को दबाने के लिए सीबीआई और ईडी का सहारा लिया, कोरोना संकट काल को लूट का अवसर बनाकर मानवता पर आए इस संकट का गलत फायदा उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आज मोदी सरकार षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का पर्याय बन चुकी है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा के इस दुर्भाग्यपूर्ण रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाएगी और राज्य के लोगों को जागरूक करेगी। पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से जासूसी करने का जो मामला देश में सामने आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सरकार ने
लगभग 40 पत्रकारों और राजनेताओं, यहाँ तक कि राहुल गांधी समेत बड़े नेता जो कांग्रेस के या विपक्ष के लोग हैं, या जो कुछ न्यायाधीश भी उसमें शामिल हैं, उन लोगों के मोबाइल पे जिस तरह से जासूसी की गई है, ये बात सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा षड्यंत्रकारी तरीके अपनाकर जो है वो सत्ता में बना रहना चाहती है। ये तानाशाही का एक तरीका है कि साम दाम दंड भेद अपनाकर, आपने देखा होगा कि पहले नोटबंदी के वक्त किस तरह से भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों रुपया जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा किया गया। जगह जगह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो हैं वो कार्यालय बनाए, और उसके बाद किस तरह से देश की संपत्तियों को बेचने का सिलसिला शुरू हुआ, किस तरह ईवीएम मशीन को हैक करके जो है वो लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रची गई, किस तरह से जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों की खरीदो फरोख्त करके लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश हुई। ये सब चीज़ें ये दर्शाती हैं कि ये सरकार तानाशाही की ओर जा रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि 2019 में जो तत्कालीन केंद्र में मंत्री थे, उनका बयान संसद में है कि हम 121 लोगों की जो है वो खुफिया तौर पर जासूसी कर रहे हैं, और आज जो हैं वो नए मंत्री जो हैं वो उसको डिनाई करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जानते ही नहीं है इस चीज़ को। यानी कि या तो पहले वाले मंत्री झूठ बोल रहे थे या वर्तमान मंत्री झूठ बोल रहे हैं। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का ये जो षड्यंत्रकारी चेहरा है ये बेनकाब हुआ है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जांच होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक रूप में देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से देश में सत्ता में बने रहने के लिए तानाशाही रवैया अपनाकर, षड्यंत्रकारी तरीके अपनाकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो निस्संदेह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी अर्की मंडल की कार्य समिति की बैठक मंडल के अध्यक्ष DK उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना व संगठन मंत्री पवन राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि संगठन जो भी कार्य हमें सौंपता है हम उसे समय पर ईमानदारी के साथ पूरा करें, साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी अर्की मंडल की कार्य समिति की बैठक मंडल के अध्यक्ष DK उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना व संगठन मंत्री पवन राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के चुनाव चिन्ह के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि आने वाले उपचुनाव सहित 2022 के विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कार्यकर्ता इस विश्वास के साथ कार्य करें क्योंकि पार्टी के दोनों पहिए संगठन व सरकार मिलकर प्रदेश की जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार को केंद्र का भी आशीर्वाद है। खन्ना ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि संगठन जो भी कार्य हमें सौंपता है हम उसे समय पर ईमानदारी के साथ पूर्ण करें, साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने केंद्र व प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा व्यक्ति आधारित पार्टी है। भाजपा में नेता कर्म से पैदा होते हैं जबकि कांग्रेस में नेता जन्म से पैदा होते हैं। यही कारण है कि भाजपा में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो विचित्र कल्पना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। और उस किस ढंग से इस देश को चलाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का नाम रोशन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज यहाँ पर हम लोगों का इंतजार करते थे कि फलां देश का प्रधानमंत्री आएगा तो हमारी सारा मंत्रिमंडल लोग उसकी करेंगे स्वागत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तो दुनिया के लोग, दुनिया के नेता उसका स्वागत करते हैं। वे कब आए हमारे देश में और हम उसका स्वागत करते हैं। ये क्यों हो पाया? जरा विचार कीजिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को
3 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, संगठन जो काम देता है बूथ स्तर पर उन कार्यों को करना और समयबद्ध तरीके से करना। दूसरा कार्य, हमारी प्रदेश की जितनी भी नीतियां हैं, जनहित नीतियां हैं, हमने बहुत ऐसी योजनाएं बनाई हैं, उन नीतियों को, उन बेनिफिट्स को जनता तक पहुंचाना। तीसरा काम, केंद्र की भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता के हित में योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाना, ताकि आपकी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ जनता ले सके और हम लोग उस जनता का जो बोझ है वो कम कर सकें। जिला बिलासपुर में भारी बरसात के चलते अभी तक जल शक्ति विभाग को करीब 1,96,00,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। विभाग द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में 69 पेयजल स्कीमों के नुकसान का आकलन किया गया है, जबकि रविवार रात व सोमवार को दिन भर हुई बारिश के दौरान पेयजल स्कीमों को हुए नुकसान की असेसमेंट की जा रही है। जल शक्ति विभाग के अधीक्षक अभियंता इंजीनियर विजय कुमार ढडवालिया ने बताया कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अभी 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते 22 जुलाई को नुकसान के आकलन की पूरी रिपोर्ट तैयार हो सकेगी। फिलहाल ज्यादातर स्कीमों को अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है। जिला बिलासपुर में 13 जुलाई तक लगभग 69 पेयजल और सिंचाई की स्कीमों में नुकसान हुआ है, जिसका आकलन 1,97,00,000 के करीब बनता है। हमने सरकार को रिपोर्ट किया है और आज भी बारिश लगातार जारी है। इसका आकलन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आती है इसका अपडेट करके सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बाल विकास परियोजना शिमला शहरी द्वारा लॉन्गवुड व कृष्णानगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ममता पॉल ने बताया कि लोक गीतों, पहाड़ी नाटी व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटियों के जन्म को अभिशाप न समझकर इसे जन्म महोत्सव के रूप में मनाने के लिए लोगों से आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच रख बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। वन मंडल धर्मशाला द्वारा 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश स्टेटहुड डे के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वन विभाग ने वार्ड सदस्यों को भी 51 पौधे वितरित करने का निर्णय लिया है। मानसून सीजन में हर वर्ष पौधारोपण किया जाता है, जिसको लेकर वन विभाग ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। डीएफओ धर्मशाला डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत बरसात के दौरान 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। धर्मशाला वन मंडल के तहत आने वाले 5 वन परिक्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा। वहीं KFW प्रोजेक्ट के तहत गठित विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटियों के माध्यम से 450 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जाएगा। सभी पंचायतों के वार्ड मेंबर को 51 पौधे वितरित किए जाएंगे, जिन्हें वार्ड मेंबर सरकारी व निजी भूमि पर रोपित कर सकेंगे। वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत हमारे 5 वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं, जो शाहपुर, लपियाना, कांगड़ा, मलाह और धर्मशाला में बैठते हैं। इन सभी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत विभाग के द्वारा 85.5 हेक्टेयर एरिया में इस बार प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग हम 1 लाख के लगभग पौधों का रोपण करेंगे। इसके अलावा जो हमारी पुरानी प्लांटेशंस हैं उनकी मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाएगा तथा एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट KFW जो एक जर्मन सरकार द्वारा फंडेड है, उसके तहत हमारी जो 51 BFMS विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी हैं उनके अंतर्गत यूज़र ग्रुप के माध्यम से लगभग 450 हेक्टेयर का पौधारोपण किया जाएगा। अभी तक वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत 2.5 लाख पौधे का इस मानसून सीजन में रोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वन विभाग ने 2 दिन का प्लांटेशन कैंपेन रखा हुआ है, जो कि आज और कल 20 और 21 जुलाई को मनाया जाएगा और
पूरे जो हमारे प्रदेश का 10 लाख पौधारोपण का इसमें लक्ष्य रखा गया है। वनमंडल धर्मशाला के अंतर्गत इसमें 25 हेक्टेयर 5 रेंजेस में पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस साल कोविड महामारी के मद्देनज़र ये एक निर्णय लिया गया है कि जितनी भी पंचायतें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हैं या वनमंडल धर्मशाला के अंतर्गत आती हैं, उनके सभी वार्ड मेंबर्स को 51 कुंजा पौधे वितरित किए जाएंगे, जो वार्ड मेंबर वन भूमि पे, अपनी निजी भूमि पे या और सरकारी भूमि पे लगा सकते हैं। ये जो 51 पौधों का वितरण का लक्ष्य रखा गया है, ये हमारे 50 साल जो स्टेटहुड के कंप्लीट हुए उसको सेलिब्रेट करने के तौर पे रखा गया है। केंद्र व राज्य सरकार भले ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं शुरू करने के दावे करती हो, लेकिन इन सब से उलट बिलासपुर जिला के घुमारवी में घोषणा होने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इंडोर स्टेडियम का काम शुरू नहीं हो पाया है। बता दें कि घुमारवी शहर के नजदीक चहड़ में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2011 में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। यहां तक स्टेडियम बनाने के लिए पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ की राशि भी लोक निर्माण विभाग के पास करीब 5 साल पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इंडोर स्टेडियम बनने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। जिला बिलासपुर के घुमारवी शहर में बनने वाला इंडोर स्टेडियम आज विभागीय कर्मचारियों की लेट लतीफी के कारण फाइलों में दबकर रह गया है। 1 करोड़ रुपए की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास करीब 5 वर्ष पहले पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी स्टेडियम को बनाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घुमारवी शहर के नजदीक चहड़ में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2011 में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा यहां स्टेडियम बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए थे। चहड़ दंगल कमेटी की ओर से यह इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गईं, जिसके बाद इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पहुंच गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि घुमारवी शहर को मिली यह सौगात आज सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह गई है। चहड़ दंगल कमेटी के प्रधान जोगिंदर सिंह व महासचिव कमल ठाकुर ने बताया कि शहर के साथ लगते चहड़ में दंगल कमेटी की ओर से हर वर्ष भारत केसरी दंगल करवाया जाता रहा है और यहां खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा प्रयास कर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी। इस स्टेडियम के निर्माण में करीब 6.5 करोड़ रुपए का खर्च आना है। उन्होंने बताया कि यहाँ स्टेडियम बनाने के लिए जगह का चयन पूरा हो चुका है। स्टेडियम बनाने के लिए कुछ 1 पेड़ कटने हैं, उन पेड़ों को चिन्हित भी कर लिया गया है, लेकिन आज वर्षों बीत जाने के बाद भी यहाँ के खिलाड़ियों को इस सुविधा से महरूम रखा जा रहा है। आज यहाँ के खिलाड़ी स्टेडियम न होने के कारण खेल गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए स्टेडियम को धरातल पर लाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। चहड़ में दंगल कमेटी की ओर से हर वर्ष भारत केसरी दंगल करवाया जाता रहा है और यहाँ खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा प्रयास कर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। इस स्टेडियम के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपए का खर्च आना है और काम शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए पहुंच जाने के बाद भी ना जाने क्यों शहर के लिए यह सौगात नहीं बन पा रही है, जबकि स्टेडियम बनाने के लिए जगह का चयन पूरा हो चुका है। स्टेडियम बनाने के लिए कुछ पेड़ कटने थे, उन पेड़ों को चिन्हित भी कर लिया गया है, लेकिन आज वर्षों बीत जाने के बाद भी यहाँ के खिलाड़ियों को इस सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है और महरूम होना पड़ रहा है। आज यहाँ के खिलाड़ी स्टेडियम ना होने के कारण खेल गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए स्टेडियम को धरातल पर लाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। और हम मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं, स्थानीय नेतृत्व से भी मांग करते हैं कि इसको अंतिम अमली जामा पहना के जो है लोगों के लिए, घुमारवी शहर के लोगों के लिए और इलाका वासियों के बच्चों को, नौजवान बच्चों को जो खेल के प्रति अपना रुचि रखते हैं, उनको जो है यहाँ पे भरपूर मौका मिले।
देश भर में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए लोगों का सबसे पसंदीदा शहर शिमला निकल कर आया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लगभग 2 माह पूर्व ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2020 जारी किया था। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि इस श्रेणी में पहाड़ों की रानी शिमला ने भी भाग लिया था। इन शहरों में यह बात भी देखी गई कि इनमें रहने की गुणवत्ता किस स्तर की है, साथ ही जो विकास के काम किए गए हैं उनका लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। महापौर ने इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम के समस्त कर्मचारियों, विशेषकर सफाई कर्मियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी शिमला इस रैंकिंग में बना रहेगा। शिमला शहर हमारा ईज ऑफ लिविंग में फर्स्ट आया था। इसके लिए मैं शिमला शहर की जनता को और हमारी अपनी सरकार को और माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शिमला शहर की जनता का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब से हमारा शिमला शहर ईज ऑफ लिविंग में फर्स्ट आया है, तब से लेकर शिमला शहर में टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं और कई टूरिस्ट जो है बेंगलोर से भी आए हैं, हरियाणा से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, वो मुझे स्वयं भी यहाँ मिले हैं और इसके बावजूद उनका जो है मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जो शिमला शहर है सफाई से बहुत अच्छा है और रहने के लिए भी एक बहुत ही सुंदर शहर है। तो हमें इस पे बहुत गर्व है और मैं शिमला शहर की जनता से और प्रशासन से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह का शिमला शहर में हमारा मेज़ बना हुआ है, इसको इसी तरह से रखें। प्रदेश भर में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राजधानी शिमला की बात करें तो शहर के लगभग सभी वार्डों में लोगों को टीकाकरण के लिए उचित व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। हालांकि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण पिछले 18 दिनों तक बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 18 दिनों के बाद सोमवार यानी 19 जुलाई से 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों का टीकाकरण फिर से शुरू कर दिया गया है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित टाउन हॉल में भी पिछले लगभग 4 महीनों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान जारी है। यहाँ 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि टाउन हॉल में मंगलवार को 18 से 44 और 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया गया। आज फिलहाल हमने 110 पीपल है अभी तक जिनको लग चुकी है, जिसमें 18 प्लस भी है, 45 प्लस भी है एंड सीनियर सिटीजन भी है। और फिलहाल बाकी हमारे पास 45 शेड्यूल्ड और हैं, तो ये भी आज शाम तक हम कंप्लीट कर लेंगे। वहीं नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि टाउन हॉल में लगभग पिछले 4 महीनों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला की परिधि के अंतर्गत आने वाले सभी 34 वार्डों में जहां जगह उपलब्ध है, वहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। ये पिछले 3-4 महीनों से यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। पहले 18 साल के बच्चों को भी लगी, 45 से ऊपर वाले लोगों को भी लगी और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा हमारे 34 वार्डों में जहाँ जहाँ पे हमें जगह उपलब्ध हुई है, वहाँ पर भी हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। चाहे वो संजोली जुबल सराय की बात करें, चाहे क्लिनी की बात करें, चाहे और जगह की बात करें, जाखू की बात करें, सब जगह जो है वैक्सीनेशन लगा रही है। बिलासपुर में उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के विपरीत एनएच चंडीगढ़, मनाली सहित अन्य क्षेत्रों में पशुपालन विभाग द्वारा टैग किए गए बेसहारा गौवंश को छोड़ा जा रहा है। इस समस्या के कारण कई बेसहारा गौवंश सड़कों के किनारे सैकड़ों के हिसाब से जगह जगह झुंडों में दिखे जा सकते हैं। इस समस्या के कारण कई बेसहारा गौवंश वाहनों के हादसों का शिकार हो जाते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर पालतू पशुओं का पंजीकरण व टैगिंग करवाना अनिवार्य किया था। पशुओं की टैगिंग पशुपालन
पशुपालन विभाग करता है व इसका रिकॉर्ड पंचायत स्तर पर दर्ज होता है। इस कार्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग व पशुपालन विभाग को साझा जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद भी टैग किए गए बेसहारा गौवंश को सड़कों पर छोड़ा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। लेकिन इस मुद्दे पर ना तो संबंधित विभाग ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासन व सरकार। वहीं इस संबंध में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर लाल गोपाल का कहना है कि पशुपालन विभाग पशुओं की टैगिंग करता है व घायल व बीमार पशुओं का उपचार करता है, लेकिन इसका रिकॉर्ड पंचायतों द्वारा रखा जाता है। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान का कहना है कि यह गंभीर मसला है और वह इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाएंगी और प्रदेश सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगी। जो भी लावारिश पशु हमारे रोड पे घूम रहे हैं तो और उनके कानों पे जो टैग लगे हैं वो हमारी सरकार ने जो है फायदे के लिए ही लगाए हैं, लेकिन इसमें उन लोगों की गलती है जो कि लावारिश पशुओं को रोड पे इस तरीके से छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं प्रशासन को भी और जो भी डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वेटनरी हो गया जैसे, और अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मजबूती से इसके बारे में बात करूंगी और उन्हें अवगत करूंगी ताकि एक टीम इस तरीके की गठित की जाए जो कि उन पे चेक रखे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। बिलासपुर की प्रगति समाज सेवा समिति के अध्यक्ष व पशु प्रेमी सुनील शर्मा ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई गौवंश की समस्या नहीं है, ये एक कुरीति का रूप ले चुकी है। देखिए, इस कुरीति में सरकार का और प्रशासन का बराबरी का योगदान है उन स्वार्थी लोगों के साथ में जो सड़कों पर अपने गौवंश को बेसहारा छोड़ते हैं। देखिए, पंजीकृत गौवंश आज सड़कों के ऊपर भरमार लगी हुई है। जब पंजीकृत गौवंश जब सड़कों पर छूट रहा है उसके ऊपर कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं हो रही है, प्रशासन के द्वारा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्वार्थी लोगों के साथ में सरकार और प्रशासन मिले हुए हैं, चाहे वो वोट के लिए है चाहे अपने संबंधों के लिए है। वर्तमान में आप देखिए, घायल पशु सड़कों के किनारे महामारी का कारण बनते जा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया जबकि खर्च किया जा चुका है, लेकिन वो करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद सड़कों पर रजिस्टर्ड पशु जब सड़कों पर हम देखते हैं तो हमें सरकार की मंशा में ऐसा लगता है कि सरकार अपना कोई स्वार्थ तय कर रही है। गौशालाओं पर गौशालाएं बनाते जा रहे हैं, स्वार्थी लोग सड़कों पर छोड़ते जा रहे हैं। इन दोनों का ऐसा सामंजस्य बना हुआ है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हमें नजर आता है। सरकार को हम सीधी सी चुनौती देते हैं कि देखिए, अगर आप पंजीकृत पशु सड़कों पर से नहीं उठाकर उनके मालिकों के पास नहीं भेजते हैं तो हम आए दिन बहुत ही जल्दी पंजीकृत गाय बैलों को सड़कों के चौराहों पर बांधना शुरू करेंगे और आपकी जो संविधान है उसको भी साथ में रखेंगे कि संविधान में जो कानूनन इनको राइट्स दिए गए हैं उनके ऊपर आप कितना दायित्व निभा पा रहे हैं। पशु पंजीकृत जो है सड़कों पर घूम रहे हैं और भारी तादाद में आप देख रहे हैं और लोगों को भी मार रहे हैं, किसान भी रो रहे हैं। तो लेकिन हिमाचल सरकार उन रजिस्टर्ड पशुओं पालकों के मालिकों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का हिमाचल सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने कहा कि उन्होंने इस समस्या पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन टैगिंग वाले बेसहारा पशुओं का मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है। इस संबंध में पंचायत सचिवों को फिर से सर्वे करने को कहा गया है। उनका प्रयास रहेगा कि स्ट्रीट डॉग व गायों की समस्या का वे जल्द से जल्द समाधान करें। इस बारे में मैं ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर से और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे मीटिंग कर चुका हूं और जो आपने आज संज्ञान में लाया ये मामला मेरे ध्यान में है। इसमें दो तरह के केसेस हैं। एक केसेस तो ऐसे हैं जिसमें टैगिंग हुई है और वो लोगों ने उनको रोड पे छोड़ दिया। दूसरे कुछ ऐसे हमारे स्टे कैटल हैं जिनमें उन्होंने टैग को निकाल दिया। तो मैंने 23 को इसकी रिव्यू मीटिंग रखी है जिसमें मैं एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर उनको भी बुला रहा हूँ और जो जैसे उन्होंने बताया कि टैगिंग इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता है और जो उसका रिकॉर्ड है वो पंचायत मेंटेन करती है। तो जैसे आपने ध्यान में लाया, जिन लोगों ने स्ट्रे कैटल को रोड पे छोड़ा होगा उनके अगेंस्ट हम जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी वो करेंगे। और दूसरा हम एक और मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें PWD है, चाहे पंचायत है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है और कंसर्न SDMs हैं, ताकि इस तरह की जो प्रवृत्ति है इसको किस तरह हम रोक पाएँ ताकि जो कैटल हैं वो रोड पे ना आए और उनको इंजर्ड ना हो और उनका ध्यान रखा जाए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में आज इतना ही। नमस्कार।